हाँ भाई, बढ़िया। नींद वींद आ रही है अच्छे से? हाँ, नहीं आ रही? अरे नींद वींद आ जाएगी, रुक, शांति आएगी ना थोड़ी सी मन में, जब आएगी नींद, है ना। मच्छर वच्छर खा रहे हैं क्या? तो गर्मी लग रही है? गर्मी तो खास है नहीं अभी फिलहाल, है ना। रिवाइज करके आए, ढंग से पढ़ के आए, चलो बहुत बढ़िया बात है, करते रहो, ठीक है। चल, क्या पढ़ रहे थे अपन कल? लास्ट दिखाना, क्या पढ़ रहे थे लास्ट? मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे हैं ना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। दो मेथड पढ़ लिए, कौन कौन से मेथड पढ़ लिए? फ्रिक्शन पढ़ लिया और कंडक्शन पढ़ लिया। फ्रिक्शन में क्या हो रहा है, दो बॉडीज आपस में रिलेटिव मोशन कर रही है एंड उनके बीच में क्या जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। रोज हीट कितनी सफिशिएंट है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर है, जो क्या करती है, किसी भी लाइटर बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेती है और वो इलेक्ट्रॉन को दूसरी बॉडी एक्वायर कर लेती है एंड देन चार्जिंग हो जाती है, ठीक बात है। उसके बाद पढ़ा हमने कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है, एक कंडक्टर पहले से चार्ज है, दूसरा लेके आएंगे उसके पास में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारा का सारा सिस्टम, खत्म काम। अब आता है हमारे पास तीसरा, इंडक्शन। क्या आता है, इंडक्शन, ठीक बात है। अब इंडक्शन की सबसे बढ़िया बात क्या है कि कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। अभी दो पढ़े थे अपन ने, उसमें क्या था, सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट था। अभी पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, नो फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। क्लियर है क्या बात? ठीक है। दूसरी बात, काम कैसे करता है वो समझते हैं अभी। मान ले कि ये एक कोई स्फेयर है, स्टैंड पर रख दिया, इस तरह से रख दिया। इस स्फेयर के अंदर मैंने कुछ पॉजिटिव चार्ज बना दिया और कुछ नेगेटिव चार्ज बना दिया। इसमें टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितने हैं, कितने हैं? 8। 8 नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। कैसे कैसे? ये 4 तो मैंने दिखाए हैं, खाली एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कितने हैं। इसकी मान ले कोई यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 8 गुणा 2, 8, 10 की पावर लगभग 27 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो 4 तो बनाए हैं बस, होते तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले ले, इसका मान ले कोई 100 ग्राम वजन है और ये कॉपर का है, यहाँ पे कॉपर की लिखी है मैंने, ये मान ले कॉपर का है, इसका 100 ग्राम वजन है। मोल्स निकाल लेंगे क्या? मोल निकालने आते? मोल निकालने नहीं आते? मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये होता है। 100 ग्राम दे रखा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कॉपर का कितना होता है? 54 के आसपास, नहीं पता? 27 दूनी 54, 27 नंबर पे आता है कॉपर। पीरियोडिक टेबल याद नहीं है? 10वीं में आती है यार, अभी तो 12वीं में हो गया, ठीक है। तो लगभग कितना मोल आ जाएगा? लगभग 1.8 के आसपास मोल आ जाएगा ये, ठीक है, इतना मोल आता है। और एक मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, कितने नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा सर? नंबर ऑफ एटम आ जाएगा 1.8 गुणा में कितना, 6 गुणा 10 की पावर 23, इतने एटम है 100 ग्राम के अंदर टोटल, 10 की पावर, इतने एटम है। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 27, क्योंकि 27 नंबर पे आता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर है, तो प्रोटॉन बराबर है, कितना आ जाएगा? 27 गुणा में 1.8 गुणा में 10 की पावर 23, इतना है। तो अगर ये 100 ग्राम वजन है इसका, तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन और इतने प्रोटॉन, लेकिन मैंने बनाए कितने? 4, ठीक है। तो दिखने में 4 है बहुत सारे, ठीक है, समझ गया? ये थे डेमोन्स्ट्रेशन दिया रफ में, ठीक है। काम का तो ऐसे खास नहीं है, तो समझने के लिए है कि 4 बनाए, कभी डायग्राम देखो, किसी को बोल दो, बोलने में पैसा नहीं लगते, कहीं भी बोल देते हैं 4 है, 4 नहीं है, ज्यादा है, बनाए 4 है बस, है ना, ठीक है। करना क्या है, एक चार्ज रोड लेके आनी है इसके पास। मान लिया नेगेटिव चार्ज रोड लेके आए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रोड लेके आए इसके पास, ठीक है। अब होगा क्या, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रोड लेके आएंगे, हमने कल क्या पढ़ा था, जब नेगेटिव पास में आते हैं तो रिपल्शन होता है, ठीक है, और पॉजिटिव पास में आता है तो रिपल्शन होता है। एक जैसे होंगे तो रिपेल करेंगे और अलग अलग होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। प्लस एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, अभी थोड़ी देर पर पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को, K Q Q बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है हमारा
कि दो चार्ज के बीच में वो ऐसे निकलता है के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, और वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था वैसे ही इसका फोर्स होता है। ठीक है, समझ गया। अब होगा क्या, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ये जो स्फेयर है हमारा जो वापस स्टैंड पे रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा लेफ्ट साइड चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज सारा का सारा राइट साइड चला जाएगा। पॉजिटिव लेफ्ट साइड क्यों आया, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव दूर क्यों गया, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। समझ गया, ठीक बात है। अब देखे कहानी क्या है, अब ये रोड अभी भी यहीं पे ही है, ये कहीं नहीं गई है, ये अभी भी यहीं पे ही है। ठीक है, अब इस रोड का पॉजिटिव का डिस्टेंस और इस रोड का नेगेटिव का डिस्टेंस कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, पॉजिटिव का डिस्टेंस कम है और नेगेटिव का डिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसका फोर्स कम, तो मतलब नेगेटिव चार्ज लूजली बाउंड है, और पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा टाइटली बाउंड है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम है और अट्रैक्शन है। ठीक है, तो जो हमारा टाइटली बाउंड होगा उसको तो छेड़ना नहीं है। ठीक है, इसको क्या कर दोगे, अब अर्थ कर दोगे, क्या कर दोगे, अर्थ कर दोगे। अर्थ करने से क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सिस है, मान ले पहले पूरा सिस्टम किस में था, न्यूट्रल था पहले, एक रोड इसके अंदर लेके आए, ठीक है, कितने की, -4 की रोड अंदर लेके आए। ये रोड अभी सिस्टम का पार्ट बन चुकी है। जब इसको ग्राउंड करूंगा तो जितना चार्ज सिस्टम में आया है उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाते हैं। समझ गए, क्या करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए। थोड़ी देर में पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, उसमें बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन चले गए नीचे, कितने, जितने आए थे उतने इलेक्ट्रॉन नीचे जा चुके हैं। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, अब हुआ क्या देखना, ये जो प्रोसेस हुई थी ना पहले, अभी इसको अभी ग्राउंड नहीं कर रहे हम, थोड़ी देर में करेंगे ग्राउंड। ये जो प्रोसेस हुई है अभी, जिसमें चार्ज लेफ्ट में और राइट में चला गया, जब भी किसी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पोल्स पे चले जाए, पोल्स मतलब दूर दूर चले जाए, डिस्टेंस पे चले जाए, उसको बोलते हैं पोलैरिटी। क्या बोलते हैं, पोलैरिटी जनरेट होगी भाई। क्या जनरेट होगी, पोलैरिटी जनरेट होगी, पोल्स पे चले गए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सर हम इसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। जैसे ही इसको ग्राउंड करेंगे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। और जो अर्थ हमारा है, ग्राउंड हमारा है, वो ऐसा रिजर्वर समझता है, रिजर्वर मतलब जैसे अपन घर में पानी का रिजर्वर होता है, अपने टैंक नीचे वाला निकालते हैं ना पानी, जरूरत के टाइम निकालते हैं, वैसे ही अर्थ एक ऐसा रिजर्वर है जिसमें कितना भी चार्ज डाल दो और उसे कितना भी चार्ज ले लो, अर्थ बुरा नहीं मानती है। कितना भी डाल दो और कितना भी ले लो, उससे कोई टेंशन नहीं है। तो जितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे दैट विल गो टुवर्ड्स द अर्थ, और जितने नेगेटिव चले गए, अब वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते ही हम क्या समझेंगे, चार्जिंग हो गई। ठीक बात है सर, ये चार्जिंग हो चुकी है। अब क्या बच जाएगा इसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। एक रोड फिर थी यहाँ पे, ये थी रोड, ये सिस्टम वापस न्यूट्रल है, न्यूट्रल सिस्टम था। एक रोड आई, लास्ट में जब प्रोसेस खत्म हुई तो वापस न्यूट्रल सिस्टम पूरा का पूरा। समझ गया, बस खत्म। तो ये इतनी कहानी और क्या है। ठीक है सर, दिमाग लगाना है कि सपोज कि नेगेटिव रोड ना आके पॉजिटिव रोड आती, तो क्या करते। अब स्टैंड नहीं बना रहा, सीधा बनाऊंगा मान ले। ठीक है, ये कोई रोड, ये हमारी कोई स्फेयर था, ये उसके अंदर चार्ज है। सपोज कोई पॉजिटिव रोड आई, ये सर पॉजिटिव रोड आ गई पास में, कोई समस्या नहीं है। पॉजिटिव रोड आएगी तो कहानी तो पोलैरिटी तो बनेगी। पोलैरिटी कैसे बनेगी, पॉजिटिव के पास नेगेटिव खींचा चला जाएगा, तो नेगेटिव आ गया इधर और पॉजिटिव चला गया दूर, ये दूर चला गया। ठीक है, अब लूजली बाउंड कौन है, पॉजिटिव चार्ज लूजली बाउंड है ना, ये टाइटली बाउंड है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम है। अब जब इसको अर्थ करेंगे तो सिस्टम इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर कर नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ये प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन तो निकलते नहीं है बाहर। तो ये क्या करेगा, ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अभी इसमें क्या किया था, अर्थ को इलेक्ट्रॉन दिए थे, इसमें क्या कर रहा है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 नेगेटिव आ गया इसके ऊपर, 4 पॉजिटिव आया था, 4 नेगेटिव है। ये रोड अभी भी यहीं पड़ी हुई है जिसके ऊपर 4 पॉजिटिव है। पहले हमारा स्फीयर न्यूट्रल था, एक सिस्टम के अंदर दूसरा चार्ज सिस्टम लेके आए हम,
लास्ट में क्या हो गया, फिर से हमारा सिस्टम न्यूट्रल है ना। तो कभी भी सिस्टम का टोटल चार्ज नहीं बदलता। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है उसका टोटल चार्ज कभी नहीं बदलेगा। आप कुछ भी कर लो, जैसे कल हमने पढ़ा था, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा वापस में, ये हमारे पास ए बी था, अगर इसको मैं सिस्टम में बंद कर दूं और इनके बीच में फ्रिक्शन करवा दूं, क्या करवा दूं, फ्रिक्शन करवा दूं, तो इस पर अगर प्लस जनरेट हो रहा है तो इस पर ऑटोमेटिकली माइनस जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम तो न्यूट्रल में था। तो सिस्टम का टोटल चार्ज कभी नहीं बदलता, चाहे आप कैसी भी चार्जिंग करवा लो, चार्ज का क्रिएशन हो रहा है लेकिन टोटल नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर। तो इंडक्शन में क्या हो रहा है, एक्चुअली में इंडक्शन के अंदर हो रहा है पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है ड्यू टू चार्ज रोड। चार्ज रोड की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस होगी, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, इसको अर्थ कर दिया। ठीक है, थिंग द स्फीयर helps in the ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और हमारी चार्जिंग हो रही है। इंडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पोलैरिटी इंड्यूस होते, इंड्यूस का मतलब समझते हैं, जनरेट होना तो नहीं। इंड्यूस का मतलब ये होता है कि मान लो तुम रूम में बैठे हो, तुम्हारा दोस्त है, वो फोन चला रहा है, उसको देख देख के तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं भी फोन चलाऊं, है ना। तुम्हारे अंदर वो चीज थी नहीं, लेकिन उसको देखकर पैदा हो गई अंदर से, अलग इंड्यूस हो गया। ठीक है, अंदर से इंड्यूस हो जाना। तो पहले से क्या थी, इसके अंदर पोलैरिटी थी नहीं, चार्ज मिक्स में था, लेकिन इस रोड के आने की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, है ना। तो वो इंड्यूस होना है। ठीक है, अब छाप ले इसको, क्या छापेगा। अरे क्लियर है क्या सब कुछ, चार्जिंग मेथड क्लियर है ना। ठीक है, क्या डायग्राम बनाना है ना, डायग्राम तो बनाना ही है, बिना डायग्राम के तो जीवन चलेगा ही नहीं, बिना डायग्राम के तो कुछ नहीं होना। डायग्राम तो बनाने है ही है। कितनी क्लास हो गया, 3 हो चुकी है क्या, 3 हो गई, चौथी क्लास है, तीसरी है, मैथ्स की नहीं हुई, और मैथ्स की 3 बजे है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे, अर्थ से वापस आ जाएंगे।
ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद हमने अर्थिंग हटाई दी है, अर्थिंग हटा दी हमने, हटा दी है, नहीं समझा? हाँ मैं समझ गया तेरी बात। मान ले ऐसे कर दिया तूने, चार्ज कर दिया, अर्थिंग हट गई है। अगर रोड भी हटा दी और वापस अर्थ कर देंगे ना, अब आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन आज क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे नीचे, न्यूट्रल कर देगा इसको, ठीक है, वो वाली बात है। बाकी सिस्टम यही है हमारा, मेथड अभी चार्जिंग का है, ठीक है, चार्ज करेंगे, अर्थ करेंगे। तो टोटल चार्ज सिस्टम का वो रहना चाहिए कांस्टेंट, तो कुछ भी करवा लो। मेन बात ये कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करना है, कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करोगे तो दिक्कत नहीं है फिर कोई, फिर तो सब बढ़िया है, फिर तो कुछ भी करवा लो, ठीक है। सिस्टम पहले से डिफाइंड होना चाहिए। मान लो सिस्टम ऐसा पहले से डिफाइंड हो गया, ये सिस्टम डिफाइंड है, एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, कितना भी अर्थिंग कर दो नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा उसका। क्यों? अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं तो सिस्टम तो न्यूट्रल हो गया, सिस्टम में पहले से चार्ज था, टोटल चार्ज कहाँ कांस्टेंट रहा, नहीं रहा ना। हाँ ये हो सकता है इसको दूसरी जगह टच करवा के हम दूसरा ट्रांसफर करवा सकते हैं, ये हो सकता है, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर सिस्टम में एक ही चार्ज बॉडी है कोई भी +2 और इसको आप अर्थ करा के इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, दैट मीन्स आप कंजर्वेशन को छेड़ रहे हो, समझ रहे हैं? टोटल चार्ज तो खत्म कर दिया आपने, खत्म ऐसे नहीं कर सकते आप। अगर आपने किसी भी चार्ज को डिस्ट्रॉय किया है तो उसी सेम टाइम पे कोई दूसरा चार्ज क्रिएट होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो हमने किसी से इलेक्ट्रॉन निकाला है तो निकाल कर उसको फेंका नहीं है कहीं भी, उसको किसी और को दिया है हमने, समझ रहे हैं? नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ या पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन क्या थे, ये नेगेटिव चार्ज अर्थ से लिए इसने इस टाइम, है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया है इसके पास, टोटल चार्ज तो कांस्टेंट ही रहा, समझ गया? क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या भाई? ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, चार्ज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ लिए। अभी थोड़ा सा 1-1.5 घंटे और थ्योरेटिकल चलेगा अपना सिस्टम, फिर घुस जाएंगे अपन न्यूमेरिकल में, उसके बाद पीछे मुड़ने का है ही नहीं काम, क्योंकि अभी थ्योरेटिकल बेस इसलिए बना रहा हूं ताकि आप चार्ज को अच्छे से समझ जाओ, ठीक है, चार्ज को अच्छे से समझ गए फिर चार्ज के फोर्स ये तो फिर फॉर्मूला बेस चलेगा सब कुछ, फॉर्मूला बताऊंगा, क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन दूंगा करने हैं, न्यूमेरिकल पूरी दुनिया न्यूमेरिकल में घूमेगी फिर तो, ठीक है। अभी क्या अपना बेस बना रहे हैं अपन चार्ज का, ताकि चार्ज की पिक्चर दिमाग में क्लियर बन जाए, जब भी फोर्स की बात करूं उसमें चार्ज आए तो दिमाग में चलना चाहिए चार्ज ये कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि मिक्स आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, फोर्स का सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, आ जाएगा तो किस्मत बढ़िया है, मिक्स होके आ जाएगा, प्रॉपर्टी में आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, ट्रीटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको एकदम से समझना जरूरी है हर एक छोटी छोटी चीज, समझ गया? सो सा के आया कर अच्छे से यार, सोया कर बढ़िया, पानी नहीं लाएगा आज फिर से? हाँ भूल गया क्या? क्या कह रहा है? रूम पे भूल गया बोतल, कोई बात नहीं यार, ठीक है। अगली हेडिंग डाल, ये मत डालना हेडिंग, हेडिंग ही डाल, यूनिट एंड सिंबल, ये डाल पहले, ये वाली डाल, सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबल, या तो स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से, ठीक है। इसकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट रहेगी इसके कूलाम, सी से डिनोट करेंगे, कूलाम रहेगी, कूलाम साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। अच्छा इसकी डायमेंशन क्या रहेगी, हाँ नहीं पता। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्यू क्या आ जाएगा, A इंटू टी, इसका कितना आ जाएगा, A1 T1, ठीक है। तो ऐसे बस डेटा वाइज है, याद रखने वाली चीजें तो दिमाग में रह जाएगी, तो कोई ज्यादा वाली बात नहीं, ठीक है। अब आते हैं अपने इस पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 1-2 प्रॉपर्टी तो तुम जान ही गए, क्या, एक जैसे चार्ज होंगे रिपेल करेंगे, ठीक बात है, अलग अलग चार्ज होंगे अट्रैक्ट करेंगे, वो लिखेंगे भी। पहली प्रॉपर्टी
पहले तो लिख ले, फिर लिखवाता हूँ पहली प्रॉपर्टी। लिख ले, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। दूसरा लिख, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। तीसरी प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ चार्ज। बहुत कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सी है, बहुत इजी है। कैसे? मान लो एक सिस्टम है, एक सिस्टम के अंदर अलग अलग चार्ज है, 4Q माइनस 2Q प्लस 3Q। तो इस सिस्टम को हम इक्विवेलेंट क्या कर सकते हैं, इनके अलजेब्रिक साइन के साथ सीधा जोड़ सकते हैं, सीधा जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो 4 3 7 में से 2 गए, इस पूरे सिस्टम पे हम मान सकते हैं प्लस का 5Q है, सीधा जोड़ सकते हैं। ठीक है, लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, the magnitude of the charge can be added algebraically, can be added algebraically with their sign, with their sign to represent the total charge on a system, to represent the total charge on a system। एग्जाम्पल के तौर पे लिख ले, ऐसे बना ले, अच्छा कर रहे तो बना ले एग्जाम्पल के तौर पे। अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है इसका मतलब? देखो, क्वांट तो लिखा है ना, वर्ड क्वांट, क्वांट का मतलब होता है सिंगल यूनिट। क्या होती है? सिंगल यूनिट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट अभी भी हमने भी किए थे 2 4 एक बोर्ड पे। एक्सपेरिमेंट में जब चार्जिंग हो रही है तब एक्चुअल में क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कभी ये देखा नहीं गया कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 1.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ना, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, या 5 हुए हैं, या 10 लाख हुए हैं, या 10 करोड़ हुए हैं। एक पूरी कंप्लीट संख्या इंटीजर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, ऑब्जर्वेबल चार्ज होना चाहिए बोला था। ठीक है, ऑब्जर्व जो हुआ हमें उसमें यह हुआ कि यूनिट्स में ट्रांसफर हो रहा है, सिंगल सिंगल यूनिट्स में ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। इधर वो 1 है, 2 है, 5 है, अपना मैटर नहीं है वो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। आधा इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है और आधा इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है। ठीक बात है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि किसी भी क्वांटाइजेशन बोल रहा है कि किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, उसने या तो n इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, ठीक है, या n इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए होंगे। अगर n इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कितना चार्ज होगा वो, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसको गुणा कर दो कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए। सिंपल है, 1 सेब 1 रुपए का, 10 सेब की कीमत 10 रुपए। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
10 से गुणा, प्लस 10 से गुणा कर दो। तो ये बोल रहा है टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल एन ऑफ एन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, वेयर n इज
इंटीजर क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, या तो 1 2 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस माइनस लगा लो, ठीक है, 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। प्लस क्या शो कर रहा है, प्लस शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज किए गए हैं, और माइनस क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या शो कर रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और माइनस क्या शो कर रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं, ठीक है सर। तो सिंपल सा है अपना ये, इसमें तो कोई ज्यादा लफड़ा ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना प्रॉपर्टीज बहुत आसान आसान है, क्वेश्चन वोश्चन बन जाते हैं ऐसे कभी कभार, ठीक है। अभी करेंगे, देखना एक दो क्वेश्चन, ठीक है। ये कर, लिख लिख, टोटल चार्ज of any body, total charge of any body is an integral multiple of charge of an electron, integral multiple of charge of an electron, that is q is equal to plus minus ne, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख, 10th लेवल का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी पूछ लेते हैं, जे में कभी कभार पूछ लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट, लिख कैलकुलेट the number of electron transfer in 1 coulomb charge, कर देंगे क्या है भाई, कर देंगे क्या, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, क्यू बराबर एन लगाएंगे, एक कूलम दे दिया, एन का वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू जानते हैं, ठीक है। यूनिट वाइज कूलम से कूलम कटेगा, एन का वैल्यू आना चाहिए, कितना आ जाएगा 1/1.6 10 की पावर माइनस 19, 1 0 इसका जाएगा, 1 0 उसका जाएगा, तो 100 कर देंगे, काटेंगे 25 25 625, कितना बच जाएगा 10 की पावर 16, करके दे कैलकुलेशन, नहीं आ रही है क्या, कैलकुलेशन का खेल है भाई, कैलकुलेशन का खेल है। हाँ करके देखना, मेरे को तो पता ही आएगी, करके देख। अरे क्वेश्चन आ गया समझ में, क्या कैसे करना है, क्वेश्चन नहीं आया समझ में। अरे ये पूछा है कि एक कूलम चार्ज में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो हमें बॉडी का टोटल चार्ज दे दिया, तो टोटल चार्ज ये रहा, एक कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, ये आ गया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं, एन निकालना है, तो 1 ये कर दो, आ गया, खत्म, समझ गया। अगला क्वेश्चन लिख, इजी क्वेश्चन कर रहे हैं अभी बेस बनाने के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, calculate the amount of charge, यहां तक लिख रखा है ना पहले से, हाँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज generated
by transfer of one electron, by transfer of one electron. एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे कितना चार्ज आएगा बता, मैग्नीट्यूड बताना सिर्फ। क्यों बताना है? हाँ हाँ, क्या आएगा? बस बस यही चाहिए था। Q बराबर एन ई, ठीक है। Q बराबर कितना आ जाएगा? n का वैल्यू 1 दे दिया, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर यही आ जाएगा। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन कराया क्यों है? ये क्वेश्चन ऐसे कराए हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो आगे पीछे कैसे भी यूज कर सकता है, कैसे भी यूज कर सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख। देखो, there are three charged body, there are three charged body, there are three charged body of 2 microcoulomb, 20 microcoulomb, दिख रहा है क्या? एंड माइनस का 6 माइक्रोकूलम are placed in an isolated system, are placed in an isolated system calculate the number of electron, calculate the number of electron required to transfer, मत लिखना, required to neutralize the system, the number of electron required to neutralize the system, सिस्टम को न्यूट्रल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी? पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? ये लिख लिया क्या? हाँ चल ठीक है, क्वेश्चन कर। समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या करना है? नहीं आ रहा? अभी आएगा। एडिशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? एडिशन ऑफ चार्ज, चार्ज को ऐड कर सकते हैं। तो एक सिस्टम है अपने पास, सिस्टम के अंदर क्या क्या है भाई? एक तो 2 माइक्रोकूलम है, एक 20 माइक्रोकूलम है, और एक माइनस का 6 माइक्रोकूलम है। इसको क्या लिख सकते हैं? टोटल को जोड़ दो, 2 और 20 22, 22 में से 6 गया 16 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना गया बॉडी पे? 16 माइक्रोकूलम। अब क्वांटाइजेशन क्या कर रहा है? टोटल चार्ज एन के बराबर होगा, ठीक है। प्लस का है ना, तो 16 माइक्रोकूलम बराबर एन। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लेगा ना, निकल जाएगा, एन का वैल्यू निकल जाएगा। अभी माइक्रो की वैल्यू नहीं पता होगी आप लोगों को, आपको ना माइक्रो नहीं पता, 10 की पावर -6। अब तो क्या ही बचा है? ये हो गया, नहीं समझा? अरे समझा नहीं समझा? एन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? एन आ जाएगा तो एन निकाल दो। तो सिंपल, ये क्वेश्चन नहीं सिंपल दिया था, डेटा ही ऐसा दिया। ये 10 से 10 कट जाएगा, ये माइनस कितना आ जाएगा? माइनस का 13 आ जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 14 आ जाएगा। एन इज इक्वल टू 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ऐसे से क्वेश्चन रहेंगे, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। दोनों मिक्स हो गया ना कॉन्सेप्ट। तो अभी क्या बेस चल रहा है, शुरुआत चल रही है। इन क्वेश्चन में भी 2-3 चीज मिक्स कर देगा, तब अपन घबरा जाएंगे। आगे जाके धीरे धीरे और टॉपिक आएंगे, ठीक है। जब फिजिक्स पूरी होएगी, 12वीं की फिजिक्स पूरी होएगी, 12वीं की फिजिक्स में कम से कम 800 से 900 फॉर्मूला है। 900 फॉर्मूला मिक्स होके जब आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है, 10 क्वेश्चन में पूरा फिजिक्स कवर करेगा 12th का जेईई के अंदर। तो फिर हमें क्या करना है? हमेशा तंतु खुले रखने दिमाग के। अभी शीट वीट मिल जाएगी, डीपी भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे और दिमाग खुलेगा,
और अच्छे से अपनी पकड़ बनेगी, है ना। अभी शुरुआत है, अभी मैं शुरू में आपके ऊपर न्यूमेरिकल फेंक के नहीं मारूंगा। क्यों फेंक के मारूंगा? तुम आओगे निकल से नींद लोगे, बोले यार सर तो बेइज्जती कर रहा है बिना मतलब, है ना, छुट्टी मार लोगे बिना मतलब। बट रिलैक्स रहो, आराम से समझने की कोशिश करो कि कर कैसे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं एक दूसरे में, है ना। मेरे छाप लिया क्या? अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पूरी थोड़ी हुई है, क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी है आपकी अगली अपनी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को साइड में छोड़ो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हो क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी ना तो बना सकते हैं ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, ये कहता है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, बट उसको ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो फॉर्म बदल रही है। लेकिन चार्ज के साथ थोड़ा सा उल्टा है। कैसा सर? एक न्यूट्रल बॉडी पे तो चार्ज क्रिएट कर दिया हमने, तो इसका मतलब चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। एक चार्ज बॉडी पे हमने चार्ज डिस्ट्रॉय भी कर दिया, इसका मतलब चार्ज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ अगर पढ़ोगे कंजर्वेशन को तो कंजर्वेशन बुरा मान जाएगा। चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। नेट चार्ज कांस्टेंट रहेगा। जब कभी भी क्रिएशन ऑफ चार्ज होगा, जब कभी भी क्रिएशन ऑफ चार्ज होगा, तो उसी समय पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? ताकि पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहे। ये हमने फ्रिक्शन में भी दिखाया आपको, ये आपको इंडक्शन में भी दिखाया, हर जगह दिखा दिया, क्योंकि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चार्ज बन सकता है, चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट नेट चार्ज का कुछ नहीं होना, नेट चार्ज उतना ही रहेगा। समझ गया? लिखो इसके अंदर, लिखो लिखो टोटल चार्ज, total charge of an isolated system, total charge of an isolated system, total charge of an isolated system remains constant, remains constant, remains constant, full stop. However, comma, however, comma, the creation and destruction of charge is possible. However, the creation and destruction of charge is possible, but whenever the creation of charge takes place, the creation of charge takes place, comma, the destruction of charge is also taking place, the destruction of charge is also taking place, simultaneously, नहीं चमका क्या? समझा क्या? बहुत बढ़िया बात है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं? देखो
लिख लिया क्या? लिख लिया। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, मान लिया कोई बॉडी है, इसके अंदर सिस्टम के अंदर ए और बी दो बॉडीज हैं, इसके अंदर कितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उतना ही ट्रांसफर होगा, अगर इसमें पॉजिटिव आया तो उसमें उतना ही नेगेटिव आएगा, इन ऑर्डर टू कंजर्व द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। समझ गया? ठीक है, इंडक्शन में भी देख लिया हमने, सब में देख लिया। इसमें आप लिख सकते हो, ऐसे एग्जांपल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो तीन लाइन छोड़ के बना ले, कितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है बट द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। क्या है ये इनवेरिएबिलिटी का मतलब? वेरिएबिलिटी का मतलब जो चीज वेरी कर सकती है, वेरी मतलब बदल सकती है, इनवेरिएबिलिटी का मतलब जो चीज बदले ना। ठीक है, क्या नहीं बदलेगा? चार्ज नहीं बदलेगा। अब देखो, जैसे मास है, मास में क्या होता है, मास रेस्ट पे है तो उसका रेस्ट मास, मास की कुछ स्पीड है तो मोशन में आने के बाद मास चेंज होता है। किसने बोला ये? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने बोला ये ना, नहीं समझा? अरे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? रेस्ट मास अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये रह जाएगा। दिस इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, और ये मोशन में आने के बाद बॉडी का मास। तो मतलब जो बॉडी का मास होता है, जब बॉडी मोशन में आती है उसका मास बदल जाता है, मास बदल जाता है। ये किसने बोला? आइंस्टीन ने बोला, अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बोला। 11 थोड़ी कमजोर है तुम्हारी, कोई बात नहीं, ठीक है, थ्योरी ऑफ, कोई बात, धीरे धीरे कर लेंगे कवर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बात हम सीख के आए हैं, नहीं सीख के आए तो भी पता चल गई। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कोई केस नहीं है, चार्ज स्पीड के साथ नहीं बदलता, अब चार्ज लोकेशन के हिसाब से नहीं बदलता, चार्ज समय के हिसाब से नहीं बदलता, चार्ज चार्ज ही रहता है। चार्ज वैक्यूम में है तो भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, मंगल ग्रह पे भी चार्ज है, शनि पे भी चार्ज है, हर जगह चार्ज चार्ज ही रहेगा। चार्ज इनवेरिएबल है, चार्ज का अमाउंट अगर यहाँ पर 1 कूलाम है तो दिल्ली जाके चेक करोगे तो भी 1 कूलाम रहेगा, अर्थ के अंदर चले जाओगे तब भी 1 कूलाम रहेगा। ठीक है, मास में वेरी, मास बदल सकता है, क्या पता, हमें पता नहीं है। ठीक है, स्पीड से तो बदल रहा है मास, देख लिया हमने। ठीक है, तो इनवेरिएबिलिटी ऑफ मास में लिखो, चार्ज में लिखो, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट स्लैश स्लैश इनवेरिएबल, इनवेरिएबल with respect to location, comma speed, comma time, speed, time, velocity, etc. एक लाइन छोड़ के लिख, relativistic theories are not applied in case of charge, चार्ज के केस में ये जो रिलेटिविस्टिक थ्योरीज हैं वो काम नहीं करती, डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ चार्ज। लिख लिया? तो ये सारी हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? प्रॉपर्टीज पढ़ ली चार्ज की, चार्ज ऐसे ऐसे काम कर रहा है। अब तो चार्ज की पिक्चर बननी शुरू हो गई दिमाग में, एक्चुअल में चार्ज है क्या। ठीक है, अब पहुंच जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो, अभी तक हमने जो आपको फोर्स के बारे में बताया है वो सिर्फ एक क्वालिटेटिव आइडिया दिया है कि या तो अट्रैक्शन है तो रिपल्शन है। क्वालिटेटिव आइडिया ये क्वालिटी है, या तो अट्रैक्शन है रिपल्शन, लेकिन क्वांटिटी नहीं बताई कि कितना अट्रैक्शन और कितना रिपल्शन। मैग्नीट्यूड थोड़ी बताया है, नहीं बताया ना। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास एक है साइंटिस्ट, उसका नाम है श्री डी ऑगस्टिन कूलाम। क्या नाम है? श्री डी ऑगस्टिन कूलाम। तो हम बोलेंगे सीधा सा आसान भाषा में कूलाम। श्री तो मैं ही लगा रहा हूँ, वो नहीं लगाते। ठीक है,
एक हमारे टीचर थे वो लगाया करते थे, तो हमने उनसे सीख लिया, समझे। टॉपिक आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या काम आएगा ये लो, क्या काम आएगा, ये दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना है उसका मैग्नीट्यूड बताने के काम आएगा। नहीं समझा, समझा क्या समझा। हाँ जैसे कि 1 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, 10 करोड़ न्यूटन है, कितना न्यूटन है वो बताने का काम आएगा, ठीक है। और क्वालिटी हम पहले से जानते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है रिपल्शन, ये क्वांटिटी बता देगा, काम पूरा। फोर्स की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। और यही चाहिए, क्यों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए, दो चीज चाहिए ना, एक तो चाहिए डायरेक्शन, एक चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये बता देगा, डायरेक्शन हमें पहले से पता है, या तो रिपल्शन या अट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन इसने जब लॉ दिया, इन भाई साहब ने जब ये नियम दिया तो एक अजम्पशन लिया। अजम्पशन, अजम्पशन समझता है क्या, मैं पहले से अज्यूम कर लूँ कि तो इंटेलिजेंट है, उसके हिसाब से पढ़ाऊं, अजम्पशन। मैं पहले से अज्यूम कर लूँ कि डफर आदमी है, अजम्पशन, चाहे तो कितना इंटेलिजेंट हो। तो इसने भी जब नियम दिए, बहुत सारे जब फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी बहुत सारे जब नियम बनाए जाते हैं तो कुछ चीजें अज्यूम की जाती है, आइडियल चीजें मानी जाती है, उनको हम अप्लाई करते हैं, उनको आइडियल समझ के, समझ रहे हैं। और फिजिक्स में तो 99% केस में हर चीज आइडियल है, हर चीज आइडियल। मतलब जो किताबी फिजिक्स है और जो प्रैक्टिकल फिजिक्स है, दिन रात का अंतर है उसमें, समझ रहे हैं। तो इसने पहला असम्पशन क्या लिया, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, इसके ऊपर पॉइंट चार्जेस। इस पूरी लाइन में सिर्फ ये दो वर्ड है जिस पे हमें कंसंट्रेट करना है, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं नहीं पता, ये एक पॉइंट है क्या, ये एक पॉइंट है क्या, नहीं सर गलत बात, ये पॉइंट है। इसको कहां से देखो, पुलिया जाके देखो, इसको 1 किलोमीटर दूर से देखो, पॉइंट दिखेगा, दिखेगा, पॉइंट है क्या, यस सर। जयपुर जाके देखो, एरोप्लेन से देखो, पॉइंट दिखेगा। तो पॉइंट अजम्पशन बॉडी की साइज से नहीं होता, पॉइंट का जो अजम्पशन लिया इसने वो बॉडी की साइज से नहीं लिया, उसने लिया ऑब्जर्व करने की डिस्टेंस से, समझ रहे हैं। कि जो भी हमारा चार्ज होगा उसकी जो डायमेंशन होगी, उसकी जो साइज होगी वो, और जो ऑब्जर्व करने की जो साइज, जो डिस्टेंस है वो रिलेटिवली इतनी दूर होना चाहिए कि हमारा जो चार्ज है वो पॉइंट लगे। तो मतलब सब कुछ पॉइंट है, मतलब सब कुछ पॉइंट है, समझ गया। अब चार्ज होगा क्या हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का साइज देखता है भी कितना है। एक एटम होता है हमारे पास, न्यूक्लियस होता है एक, या फिर एक एटम मान लिया। एटम की रेडियस किसकी रेंज में होती है, 10 की पावर -10 की रेंज में होती है। फिर एक न्यूक्लियस आता है, 10 की पावर -15 की रेंज में आएगा। अब मान लो कोई भी कॉपर उठा लिया, कॉपर में तो 27 प्रोटॉन आ रहे हैं, तो इसका भी 27 टाइम्स हो जाएगा, 10 की पावर -15 की रेंज में मान लेते हैं। प्रोटॉन की साइज 10 की पावर -15 की रेंज में मान लेते हैं। 2 प्रोटॉन रखे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर, 1 सेंटीमीटर पर रखे हो मान लो। इसकी साइज 10 की पावर -15, इसकी साइज 10 की पावर -15, और ये 10 की पावर -2। तो मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 13 टाइम्स बड़ा हो गया ना इसका डिस्टेंस। तो कंपैरेटिव जो डिस्टेंस होगा वो इतना लार्ज, सफिशिएंट लार्ज होना चाहिए, रिलेटिवली लार्ज होना चाहिए, ताकि जो हमारा चार्ज है वो पॉइंट लगे। तो अब ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, सब कुछ पॉइंट है। तो देखने का नजरिया होना चाहिए बढ़िया, समझ रहा है वो वाली बात। तो सब कुछ पॉइंट है, क्लियर हुई ये चीज। पॉइंट चार्ज अजम्पशन क्यों लिया इसने, समझ गया। और क्या है पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज को सिर्फ पॉइंट मत समझो, पॉइंट चार्ज को क्या समझो कि ऑब्जर्व करने का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी रिलेटिवली हायर देन द डायमेंशन ऑफ द चार्ज इटसेल्फ। चार्ज की जो रिलेटिवली डायमेंशन है उससे ज्यादा होना चाहिए ऑब्जर्व करने का डिस्टेंस, तब हर चीज पॉइंट लगेगी। मैं भी पॉइंट हूं, पॉइंट हूं मैं, नहीं हो क्या, अंतरिक्ष में जाके देख, पॉइंट दिखूंगा, इतना सा तुच्छ प्राणी था अपन, और क्या है। चींटी पॉइंट लगती है अपन को, क्यों, क्योंकि हम उससे बहुत बड़े हैं, है ना। हम डायनासोर आ जाए तो हम उसको पॉइंट लगेंगे,
वो वाली बात है। आसमान एरोप्लेन से तो सब कुछ पॉइंट बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पॉइंट लगती है। 33,000 की फीट पे जब 33,000 की फीट पे जब हमारा एरोप्लेन चल रहा है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है 12 माले की, 12 फ्लोर है इसके ऊपर, लेकिन स्टिल इट इज लुकिंग लाइक ए पॉइंट, छोटा सा पॉइंट लगती है। वो कितने कितने गज में बनी होती है, वो 1000-2000 स्क्वायर फीट में बनी रहती है। वो स्क्वायर फीट बहुत थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़े एरिया के अंदर बनी रहती है एक बिल्डिंग। यहाँ से देखोगे तो ऐसे देखना पड़ता है, सीढ़ी से चढ़वाऊं तो चढ़ नहीं सकते एक बार में, तो ये हो जाएगा काम, है ना। लेकिन एरोप्लेन से देखेंगे ना पॉइंट लग रहा है। तो डायमेंशन कुछ भी हो, लेकिन ऑब्जर्व करने का जो डिस्टेंस है वो रिलेटिवली इतना ज्यादा होना चाहिए कि सब कुछ पॉइंट लगे। तो इसका मतलब दुनिया में सब चीज पॉइंट है, नहीं है तो मान लेंगे, बस खत्म, वो इसका काम है। तो मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, तो सब कुछ पॉइंट है ही हमारे पास, सब कुछ पॉइंट एज्यूम करना ही है, तो assumption लेने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? मैं बताता हूँ क्या जरूरत थी। जरूरत ये थी, इसने जो लॉ दिया वो दिया ग्रेविटेशन को ध्यान में रख के। ग्रेविटेशन के जैसा ये है नियम, एग्जैक्ट वैसा ही है, ठीक है। ग्रेविटेशन में क्या था कि फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इसने क्या बोला, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चार्ज के प्रोडक्ट के और उनके मैग्नीट्यूड के। ये मोड समझता है? मोड मतलब मैग्नीट्यूड। तो दो चार्ज होंगे तो दो चार्ज बना लो, एक Q1 चार्ज बना लिया, Q2 चार्ज बना लिया। तो उन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशन क्या कहता है? ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। इसने भी ये बोल दिया कॉपी पेस्ट करके। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक ढंग से पढ़ ली ना तो ग्रेविटेशन आधी खत्म हो जाती है, ग्रेविटेशन आधी आती है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक आधी खत्म हो जाती है। सब कुछ सेम, A to Z चीजें सेम सेम सेम, है ना। ये कहानी रहेगी। तो इसने बोल तो दिया कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिस्टेंस बनाना ही पड़ेगा, ये r डिस्टेंस है, दोनों प्रोपोर्शनल है, एक साथ लिख लेते हैं। लिख लो सर। लिख लिया? लिख लिया। प्रोपोर्शनलिटी है तो साइन लगाना पड़ेगा इक्वल का, एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट भी आएगा तो लिख दो उसको भी। F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, क्या जाएगा? इतना फोर्स आएगा दो चार्ज के बीच में। K क्या है? K क्या है डिफाइन कर देना, डायग्राम तो बनाना ही है, साथ में थोड़ा सा यहाँ बना लेना। अब K क्या है भाई? K क्या है? यहां से देखने में तो लग रहा है K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और है भी, और है भी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास K जो होगा उसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी, किसी भी मीडियम में आप कितना चार्ज परमिट कर सकते हो, वो उस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी होती है। परमिशन देना मतलब ये मीडियम कितने चार्ज को अपने थ्रू पास होने की परमिशन देता है, ठीक है। तो ये जो नोट लगा ये है वैक्यूम, ये क्या है? वैक्यूम। तो ये एप्सिलॉन नोट जो हमारे पास है वो क्या है? इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी है, ठीक है। अब जो K हमारे पास है इसका भी हमारे पास वैल्यू है, माना इसका भी हमारे पास 9 × 10⁹ यूनिट बनाते हैं इसके, यूनिट K न्यूटन में है, ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये कूलम स्क्वायर नीचे आएगा, तो यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये तो ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू है, पेपर में CGS में भी काम में लेना पड़ सकता है, क्योंकि CGS में यूनिट क्या रहती है? 1, किसके अंदर? CGS के अंदर, इसका मान होता है 1 CGS के अंदर, ठीक है। और SI के अंदर इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में नहीं आ रहा? बोल, तो आ गया? झूठ बोल रहे हैं? ऐसे झूठ बोल रहा है यार, दिख रहा है मेरे को झूठ बोल रहा है। क्या दिक्कत आ रही, समझा? क्या मतलब? क्या K की वैल्यू फिक्स है,
ये फिक्स है, लेनी है, हर जगह लेनी है। अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ इसलिए के नया नया लग रहा है, आगे आने वाला जो भी हमारे पास 25 30 40 लेक्चर होने वाले हैं सब में के यही रहेगा। हाँ सीजीएस में 1 रहेगा ये, ठीक है, हर जगह के यही रखेंगे हम। इसको के ना बोल के 1/4πε0 बोला, ठीक है, और इसकी वैल्यू यही रहेगी, बार बार यूज करेंगे ना तब आदत हो जाएगी इसकी, आगे आने वाले सारे चैप्टर में यही रहेगा ये के, ठीक है। तो इस के को तो याद करने की आदत डाल लो अभी से ही, ठीक है, के तो ध्यान में रखना ही है, ठीक है सर, ये बात होगी। थोड़ा बहुत डायमेंशन वगैरह भी पूछ लेता कभी कभी छोटे मोटे क्वेश्चन में। कैसे, किसने बोल दिया के की डायमेंशन बता दो, बता सकते हैं क्या? कैसे बता देंगे? फोर्स की डायमेंशन जानते हैं क्या होती है? याद नहीं है, निकाल तो सकते हैं, याद नहीं है तो कैसे? फोर्स की क्या जाएगी? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास की क्या होती है? एम, एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर एल सेकंड का ही आ जाएगा, ये फोर्स की आ गई। फिर हमारे पास नीचे डिस्टेंस है, इसकी भी स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर के की हमें निकालनी है, Q1 Q2 के बीच बताई थी, Q की क्या बताई थी अभी? Q की डायमेंशन बताए थे ना, A1 T1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 है ना, A2 T2 आ जाएगा, 2 चार्ज है ना, A2 T2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर का L स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ है ना, लेंथ, डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस की डायमेंशन L होती है, ठीक है। अब क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो K की डायमेंशन क्या आ जाएगी? K की डायमेंशन, तो K की डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास, ये इसके मल्टीप्लाई होगा, M L क्यूब, ये इधर आएगा, T-4 ये इधर आएगा, A-2, ये किसकी डायमेंशन आ गई? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई, ठीक है। कोई एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन पूछ ले तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन भी लिख देंगे, कितनी आ जाएगी? M-1 L-3 T4 A2, उल्टा कर दिया। अच्छा, ये डायमेंशन मैं शुरू में निकलवाऊंगा, जब शुरू के 2-4 फॉर्मूले होंगे ना तब तो मैं निकलवाऊंगा, उसके बाद ये सेल्फ अंडरस्टूड टास्क रहेगा तुम्हारा, जो भी फॉर्मूला निकले उसकी डायमेंशन तुम्हें खुद ही निकालनी और आनी भी चाहिए, बार बार थोड़ी निकलवाऊंगा मैं डायमेंशन को, ठीक है, हम तो न्यूमेरिकल करेंगे। तो शुरू में बता रहा हूँ अप्रोच, क्योंकि तुम्हारा 11th कैसा भी गया होगा, शुरू के 5-6 फॉर्मूला में तो बताऊंगा मैं डायमेंशन कैसे निकलेगी, इसलिए आगे जितने भी फॉर्मूले डिराइव हो उनकी डायमेंशन निकालना और चेक करना तुम्हारा खुद का टास्क रहेगा, रोज का होमवर्क रहेगा, ठीक है, फिक्स है। क्योंकि डायमेंशन निकालना कोई आर्ट नहीं है, सबको आती है निकालनी, फैक्ट तो यह है कि सबको आती है निकालनी, जिसको नहीं आती वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अलग से पढ़ाने नहीं पड़ती डायमेंशन निकालना। 11th में थोड़ा सा पढ़ाते हैं, 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाते हैं डायमेंशन कैसे निकलते हैं, उसके बाद चाहे 11th टारगेट 12th कितना ही हो जाए, कोई डायमेंशन निकालना नहीं सिखाता, खुद के दिमाग में रहती है डायमेंशन निकालना, ठीक है। तो डायमेंशन एक बहुत बढ़िया टूल है, ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर है क्या? सब कुछ एकदम से क्लियर है ना? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो कि 2 चार्ज है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q1, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है कोई 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, और Q1 की वैल्यू दे रखी है आपको 1 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू दे रखी है आपको 2 माइक्रोकूलम। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया इन दोनों के बीच में फोर्स बता दो, समझ गया? फोर्स बताना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K की वैल्यू कितनी है? हाँ, K की वैल्यू बता। हाँ, 9 × 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब -6, तो 1 गुणा में 10⁻⁻⁶, ठीक है। Q2 की वैल्यू 2 गुणा 10⁻⁻⁶, 2 गुणा 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मीटर में मत लेंगे कितना हो जाएगा? 100 से भाग लगता है, 100 से भाग लगेगा तो 0.1, 0.1, 0.1 का स्क्वायर, इसको करना है सोल्व, इसको सोल्व करना आता है क्या? करना जरा, हाँ, अरे पूरा 0.1 को पूरा कंप्लीट सोल्व कर इसको,
हाँ, मैग्नीट्यूड लिया है अपन ने, और क्या लिया है? मैग्नीट्यूड नहीं लिया? हाँ बोल पहले। अरे मैग्नीट्यूड तो लिया है, समझ गया? हाँ 18, 2 0 ऊपर जाएंगे, 11 10 की पावर 12। कितना आंसर आ रहा है बता मेरे को। हाँ भाई क्लियर है क्या? यार है क्या? कितने आ रहा है ना? ठीक है, तो मतलब जब दो चार्ज दिए होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस दिया होगा, तो साधारण फोर्स तो निकाल ही देंगे हम। निकाल देंगे क्या? तो अभी तक जितना पढ़ा है उसमें क्या समझना है, समझने की बात समझो। पढ़ा तो कुछ भी दो, लेकिन उसमें सीखा क्या वो सार निकलना चाहिए। इस बोर्ड में हमने ये सीखा कि फोर्स का फॉर्मूला ये होगा, के ये होगा, एप्सिलॉन नॉट क्या है, डायमेंशन निकलती कैसे है। ठीक है, इनकी वैल्यूज को याद रखना है हमेशा, क्योंकि फॉर्मूला में इनकी वैल्यू याद नहीं होगी तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो अभी वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको छापो फटाफट, ग्राइंड करो फटाफट इसको। क्लियरिटी रखना दिमाग में हमेशा, कोई ऐसा भी डाउट हो पूछ लो, उसी टाइम पूछ लो। परसों पूछोगे तो फिर मतलब नहीं है। अब जा।
देखिए क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख। an electron an electron and a proton are placed at a separation of 1 nanometer, are placed at the separation of 1 nanometer. Calculate electrostatic force between them. Calculate electrostatic force between them. करो, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करके देखा। निकल रहा है क्या? नैनोमीटर नहीं पता, 10 की पावर -9। क्या रहे? हाँ, कर रहे हैं। गुणा नहीं हो रहा, 256 गुणा 9 नहीं हो रहा। 16 की स्क्वायर कर ली, 16 की स्क्वायर कर ली। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? अरे ऐसे सब, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज तो हमें पहले से पता ही है, 1.6 वाला। हाँ, देख 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 देख, इधर आजा, इधर आजा, देख मैं करवाता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा है, यहाँ पे प्रोटॉन रखा है। इसका चार्ज कितना है? -1.6 × 10 की पावर -19। इसका चार्ज कितना है? 1.6 × 10 की पावर -19। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 की पावर -9 मीटर।
ये क्वेश्चन है, इतना समझ में आ गया? ये लिखा नहीं होगा तूने, तो ये की यूज क्या कर रहा है इसमें, वैल्यू क्या यूज करी, तो के की वैल्यू हो तो क्या बताया था, बता, यही तो बताया था, चेक कर। हाँ मास यूज करने लग गए, अरे भाई 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 ऐसा मत करो यार, ठीक है, ऐसा काम नहीं करो। तो क्या करेंगे, के फॉर्मूला क्या है, के रहा, Q1 Q2 सेम है, दोनों गुणा हो जाएंगे आपस में, करके दिखाऊं क्या? हाँ आ जाएगा ना, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा में 1.6 10 की पावर -19 गुणा 10.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइड बाई 10 की पावर -9 का -9 का स्क्वायर। तो ये एज इट इज लिख लिया, इनको 16 की 256 2.56 10 की पावर -38 इसका स्क्वायर 10 की पावर -18, ठीक है। अब 256 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2304 आएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दी, इसको सोल्व किया 20 बचा, इसको हटाया -11 बचा, लेकिन ये आंसर नहीं मिलेगा, ऐसे आंसर नहीं होते हैं, ये आंसर होना चाहिए इसके बीच में। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझा है, आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं कि मान ले कोई भी तुम्हारा आंसर आ गया ऐसे a गुणा में 10 की पावर b, इसमें बदलना है कोई भी आंसर, ठीक है। तो जो a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू वो 0.5 से 5 के बीच में होनी चाहिए, समझा, ठीक है। जैसे अपना आंसर 23 आया, 23 गुणा 10 की पावर -11 कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका आंसर कैसा आएगा, इसको एक 10 से भाग करो और 10 से गुणा करोगे तो 2.3 आ गया, जो कि इस रेंज में लाई कर रहा है। मान ले अपने पास ऐसा आता 6 गुणा 10 की पावर 12, आंसर नहीं होता है, हो भी सकता था ऑप्शन हो तो, बाकी करेक्ट आंसर क्या है इसका, 5 से 12 से लागे ना, बीच में लाना है तो 10 से भाग करोगे, एक 10 से गुणा करोगे, 0.6 गुणा 10 की पावर 13, अभी इसके बीच में है क्या, है ना। मान ले आ जाता 19 आ जाता, 1.9 करना पड़ेगा, ठीक है, 5.2 आ जाए, 23 आ जाए, 5.2 आ जाए, 5 से ऊपर चला गया तो इसका आंसर 0.52 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये करना है, समझ लो। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की कहानी है, तो 11th में पढ़ाते हैं तो, हाँ क्या आधा ही हुआ था, वो पढ़ाते भी नहीं स्कूलों में, स्कूल में पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा था, हाँ स्कूल में पढ़ा होगा ना, तो स्कूल में पढ़ाते भी नहीं, स्कूल में कहाँ पढ़ाते ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, पढ़ा लिया स्कूल में। तो ये ऐसे निकल जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो अब इसको अच्छे से रिवाइज करना, आज तो सिंपल क्वेश्चन किए हैं, कल थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे, उससे भी बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे भी बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल आगे बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अपन को कूलाम्स लॉ पे, है ना, 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा कल, आप बढ़िया मस्त आधा 40 मिनट क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे कल, राइट। तो इसको रिवाइज करना और इनमें कन्फ्यूजन छोड़ दो, अब डेटा याद नहीं था ना आज, गलत बात है, कोई बात नहीं, कल याद करवा देंगे, ठीक है।